This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट रेंज बाउंड है, बिल्कुल थोड़ी सी मूवमेंट है इसमें। स्टार्ट होते ही तकरीबन थोड़ी देर में 42 प्लस हुई, 39,230 का लेवल। उसके बाद नीचे आई और नहीं सॉरी रेंज बाउंड नहीं है, काफ़ी नीचे आई, 203 माइनस पे चली गई, 38,913। उसके बाद फिर बाइंग आई और अभी फिर 42 प्लस पे खड़ी है। 139 मिलियन का काम हुआ है और ये आज का बड़ा टेस्टिंग डे है, इन द सेंस के 203 से प्लस होना बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ये है, एडवांसमेंट है यहाँ पे। और ये एक अच्छी खबर है कि ऐसा लग रहा है कि मार्केट 42 प्लस पे बंद हो जाएगी या इसके अराउंड, अगर आप लोग इसको सपोर्ट करें। कोई वजह नहीं है कि आप इसको गिराएं मार्केट को। ये जो गिराते हैं लोग वो प्रॉफिट टेकिंग का नतीजा होता है, और प्रॉफिट टेकिंग वाले जो हैं वो छोटे मोटे प्रॉफिट लेके फ्राइडे को भी गए, आज भी लेने की कोशिश कर रहे होंगे। और परसों की जो हमने देखी, गोरे तो ख़रीद रहे थे लास्ट फ्राइडे को, लेकिन आप लोगों ने बेचा था और इस वजह से भी मैं खुश नहीं हूँ कि आप लोग क्यों बेचते हैं। ठीक है, गोरा बेचता है, ख़रीदता है, जो भी करता है, आपकी कंपनी है, सब अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, अभी भी मल्टीपल ऑफ 10 से ऊपर नहीं गया है कोई भी कंपनी, तो आपको क्या परेशानी है और क्यों घबराहट है। जहाँ तक दुनिया भर का ताल्लुक़ है, ऑयल की कीमत में कमी आई है, 45.9 पे खड़ी है, और गैस की कीमत में इजाफा हुआ 1.23 प्लस 2.79, और नतीजतन डॉ में 10 का इजाफा, SP में -2, नैस्डैक -4, और नीचे जो आज खुला तो 111 प्लस, और हैंगसेंग 143 प्लस, शंघाई 10 माइनस, सेंसेक्स 84 माइनस, सिंगापुर 3 प्लस। यूरोप की जो मार्केट खुली हुई है वहाँ भी अभी FTSE 100 में 12 का इजाफा है, डैक्स 26 प्लस माइनस है, कैक में 19 माइनस, और आईबेक्स 42 माइनस, स्टॉक 0। यूरोप में जो नीस पे अटैक हुआ उसके बाद से काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि एक ऐसा अटैक हुआ जिसको कोई इंटेलिजेंस एजेंसी कंट्रोल नहीं कर सकती। हज़ारों लाखों मुसलमान या उस टाइप के लोग हैं, अगर कोई भी इस पे अटैक करने पे आ जाए तो एक ट्रक लेके, गाड़ी लेके काफ़ी लोगों को मार सकता है। तो ये वहाँ पे इसकी वजह से थोड़ा डिप्रेशन आया हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं। इसी दौरान आपने देखा कि टर्की में कू आया, और लेकिन एक फेस टाइम पे 12 सेकंड के मैसेज ने टर्की के बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रोडों पे ले आए, और वो टैंकों के सामने लेट गए, खड़े हो गए, और जो उनका हेडक्वार्टर्स थे उनको घेराव कर लिया, और आखिर में 200 कैजुअल्टीज़ के बाद ये कू ख़त्म हो गया। और अब तक जो है 3,000 से ज़्यादा 6,000 तक लोग पकड़े गए हैं, और बड़े पैमाने पर रिशफलिंग वहाँ हो रही है। एक बहुत बड़ा टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में लोग क्यों बाहर निकल आए कि जो एर्दोगान साहब हैं, इन्होंने पिछले 8 साल में टर्की की सिचुएशन ही बिल्कुल बदल के रख दी है। वो थोड़े इस्लामिक माइंड के आदमी हैं। जाहिर है कि टर्की के लोग कमाल अतातुर्क जितना भी चाहते उनको अंग्रेज़ या यूरोपियन बनाने का, नहीं बना सके, और अभी भी उनके अंदर जो इस्लामिक फीलिंग है, जो स्पिरिट है, वो था। तो उसी को रिप्रेजेंट करते हुए एर्दोगान साहब ने टर्की को इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश की। जब मैं पहली दफ़ा टर्की गया था तो वहाँ नमाज़ पढ़ने पे सख्त पाबंदी थी, पढ़ना मना था, और वो जो वहाँ का बहुत बड़ा ब्लू मॉस्क है उसमें जाके मैंने नमाज़ पढ़ी थी, और चंद लोगों ने पढ़ी थी, और आमतौर से वहाँ कोई ना अज़ान होती थी ना कोई नमाज़ होता था वक्त पे। वो मस्जिद जो थी वो मस्जिद नहीं थी, एक सॉर्ट ऑफ म्यूज़ियम थी जहाँ लोग आते थे घूमने फिरने, और हम जैसे मुसलमान जाके थोड़ा बहुत साइड में खड़े होकर नमाज़ पढ़ लेते थे। उसमें लोग कहते थे कि जो रेगुलर पढ़ता है उसको पकड़ भी लेते हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर मुझे 2 कंपनियों के बारे में मालूम करना है, एक तो सितारा पेरोक्साइड जी,
और दूसरी लोटे केमिकल, इनका आपने दोनों केमिकल में लगाया हुआ है। केमिकल इंजीनियर है क्या आप? हेलो, बस केमिकल में इंटरेस्ट है, केमिकल में इंटरेस्ट है। आप इंजीनियर हैं? नहीं सर नहीं। देखिए, केमिकल कंपनीज पाकिस्तान में कामयाब नहीं है, आपको ये बात पहले समझ लेनी चाहिए। आपका नाम क्या है साहब? हेलो, केमिकल जो है उसका कंपटीशन हमारे यहाँ गल्फ़ से है। गल्फ़ में बहुत पैसा है उनके पास। ये जो जितने केमिकल्स की हम बात करते हैं, चाहे ये जो कपड़ा बना हुआ रयान का या कोई भी, ये सब बेसिकली पेट्रोलियम है। तो वहाँ पे ज़ाहिर है गोरो ये जो अरब्स हैं गल्फ़ के, उनको एडवांटेज है, उनके पास बेइंतहा खाम माल है और उससे वो ज़ाहिर है प्रोडक्ट अपने बनाते हैं। उनसे हमारे लिए कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए सितारा पेरोक्साइड भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा और लोटे का तो बुरा हाल है। वो जो लोटे कंपनी $500,000 लेकर आई थी यहाँ पे, अपना प्लांट, अपना वो पावर वगैरह सब अरेंज किया कि 24 घंटे प्रोडक्शन करेगी, एक बेसिक रीज़न बनाती है, लेकिन वो इंपोर्ट वो कम्पीट नहीं कर पाते बाहर से। और अब वो लोटे वाले यहाँ से बेच के जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमने देखा बाकी भी पॉलीमार वगैरह की जो कंपनियाँ चली, चाहे वो दीवान की हो चाहे एंग्रो की हो, वो नहीं चली और 2-2 रुपये 4-4 रुपये का वो शेयर है। तो भाई आपको एडवाइस ये है कि आप अपना केमिकल का इंटरेस्ट एज ए एकेडमिक तो आप रखें, लेकिन इन्वेस्टमेंट इसमें ना करें और आप दूसरे चीज़ों में कर लें जो ज़्यादा वायबल है पाकिस्तान में, जैसे सीमेंट है, ऑटो है, फार्मा है, फूड की जितनी कंपनीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, जूते वूते की कंपनियाँ भी बहुत अच्छा कर रही हैं। तो आप इससे निकल जाएं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा शाहिद बोल रहा था। शाहिद साहब, बहुत दिनों बाद सर, किधर थे? यही था, आपका फोन लगता नहीं था जनाबे आली। अरे खाली पड़ा होता है आजकल, तो कोई पूछता नहीं तो है। आप ही मुझे फोन कर लेते जनाबे आली। चलिए आइंदा ये करेंगे। ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे बड़े तो अफसोस की बात है अब्दुल सत्तार ईदी का। वो ऐसा ग्रेट आदमी पैदा हुआ था पाकिस्तान में, उसके मैं 1000 साल तक इस पाकिस्तान में ऐसा आदमी नहीं आएगा। इतना सादा आदमी था, मैंने उससे 40 साल पहले उसकी मुलाकात हुई थी मेरी। ऐसा ग्रेट आदमी था, जितनी तारीफ करे उसकी कम है। बिल्कुल कम है जी। मगर इतनी सादगी वाला मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी 65 साल की लाइफ में कभी ऐसा सादा आदमी देखा ही नहीं है और मैं ख्याल मेरे देखूंगा भी नहीं। और माशाल्लाह मार्केट भी आपकी एक पोजीशन बहुत अच्छी दिख रही है आज माशाल्लाह, जो आपकी बात छुपाना नहीं चाहता मैं। आपने कहा था मेरे पास 1000 रुपये का हो जाएगा, मैंने 700 का भेज दिया था, मैंने 200 रुपये खरीदा। 2 साल के बाद 250 वाला शेयर 1000 रुपये का आज हो गया हुआ है। मगर आप अच्छी भी बातें करते हैं, मगर मैं आपको आप बातें में मेरी बातों पे एग्री नहीं करते। आपका भी थ्योरी अलग है, मेरी अलग है। मैं प्रैक्टिकल घूमने वाला आदमी हूँ और आप तो चैंपियन आदमी। आप जरा फेसबुक पे उस पर कब करते, मैं बगैर फेसबुक का आदमी हूँ मैं ना, मेरे पास अपना मोबाइल फोन में नहीं है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पे छाया हुआ जनाब, सोशल मीडिया पे जितना मैं लिखता हूँ बहुत कम लोग लिखते हैं। रोज़ाना 5-6 ट्विटर और अमेरिकन पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ के भी। आज एक खबर आई फेसबुक पे या उस पर, जिस पे लिखा हुआ था कि एक्सप्रेस न्यूज़ जो अखबार है उसका न्यूज़ था कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट ने कहा था कि टैक्स जो होगा वो रियलिस्टिक होगा, सही होगा, इन लाइन विद द मार्केट होगा। तो उसके ऊपर जाहिर है जो अमीर तबका है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है और उसको ख़त्म करने की भी कोशिश की जा रही है। तो उसके ऊपर मैंने जवाब में लिखा कि अगर ऐसा होगा तो मैं उसको सख्त अपोज करूँगा, क्योंकि ये होते ही 10 गुना टैक्स हो जाएगा और जितना टैक्स आप अमीरों से लेंगे उतना ही बर्डन आपको कम डालने का मौका मिलेगा गरीबों पे। गरीबों पे बेइंतहा बर्डन डाला हुआ है अभी आपने विद होल्डिंग टैक्स के फॉर्म में। 70 से 72% आप उनसे लेते हैं, अमीरों को आपने छोड़ा हुआ है। जैसा कि सिराज कासिम तीली साहब ने आखिर मेरे शो में बताया था कि क्लिफ्टन में उन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा 44 करोड़ का, जबकि उसी किस्म के प्लॉट उस इलाके में 4-4 करोड़ के बिक रहे थे। उन्होंने नहीं, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ख़रीदा था। तो इतना बड़ा गैप अगर है तो क्या हमारे टैक्स के नासिर खान साहब और दूसरे टैक्स के अथॉरिटीज़ इतने नादान हैं, इतने भोले हैं, इतने नईव हैं कि उनको पता ही नहीं कि असल क्या है? और सही बात बोलो, हिम्मत करो, आवाम के लिए लड़ो। आवाम ने आपको तनख्वाह देती है नासिर खान साहब, कोई नवाज शरीफ के नौकर आप नहीं हो, आप दरदार के नौकर ज़ाती नहीं हो, आप हमारे नौकर हो। आपको हम तनख्वाह देते हैं, हमारे हक में काम करो और गरीबों को थोड़ा रिलीफ दो। इतना टैक्स जो आपने हर चीज़ पे लगाया हुआ उसको रिलीफ दो और अमीरों पे टैक्स लगाओ। साथ साथ मैंने कहा कि नासिर खान साहब
आप लगाओ टैक्स, फिर से री इंट्रोड्यूस करो, कोई नई चीज़ नहीं है, री इन्वेंशन ऑफ द व्हील नहीं है। पहले यहाँ वेल्थ टैक्स था, यहाँ पे स्टेट ड्यूटी थी अंग्रेज़ के दौर में, आज भी ये दोनों टैक्स इंग्लैंड में मौजूद हैं, जहाँ के हमारे तमाम बड़े बड़े लीडर जाते हैं, अमीर लोग जाते हैं। यहाँ देने के लिए मुश्किल है। इमरान खान साहब ने ऑफशोर कंपनी इसलिए बनाई कि उनको इनहेरिटेंस टैक्स से बचना था, मगर पाकिस्तान में इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की कभी बात उन्होंने नहीं की। कहते हैं कि बड़ा अवामी लीडर हूँ, काहे का अवामी लीडर है? अगर अवामी लीडर होता तो पहले दिन से कहता कि वेल्थ टैक्स लगेगा, इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा और ये वैल्यूएशन को सही किया जाएगा। तो ये अब करना पड़ेगा जनाब, वक्त आ गया है। अब आप ज़्यादा दिन तक इन चीज़ों से बच नहीं सकते, क्योंकि इस तरह के शोज़ हो रहे हैं। तारिक खान जैसा आदमी यहाँ भी बोलता है, सोशल मीडिया पे रोज़ चीखता है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। आफ्ताब बात कर रहा हूँ जी, मियाँ वाली से। आफ्ताब साहब वेलकम सर। थैंक यू जी। तारिक साहब, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयर लेके मुख्तलिफ कंपनियों के रखे हुए हैं आपके मशवरे पर। माशाल्लाह। तो उसमें मुझे एक मशवरा चाहिए कि बल्क टर्मिनल जो है जी, मैं इससे स्विच ओवर कर सकता हूँ सुई गैस में, सुई नॉर्दर्न में? मेरा दिल कर रहा है कि मैं सुई नॉर्दर्न कर ले जी। सुई नॉर्दर्न बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। देखिए, जब ये 20-22 का था, मैंने कहा था आप लोग लें। सिंपल कॉमन सेंस है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जनाब। अगर गैस कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो सुई नॉर्दर्न ज़्यादा माल बेचेगा। जो चीज़ बेचता था उसके पास बेचने को नहीं था, तो बेचता कैसे वो? तो गैस कैपेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, अब ये लाहौर कराची पाइपलाइन जिस दिन तैयार हुआ और वहाँ गैस तेज़ी से कन्वर्ट होना शुरू हुआ, तो सुई नॉर्दर्न का तो काम बहुत बढ़ जाएगा। आज देख लीजिए माशाल्लाह 42 पे आ गया है। आप शॉर्ट टर्म में अगर आप ज़्यादा तेज़ी से गेन करना चाहते हैं तो ये कर लें। जहाँ तक PIBTL का सवाल है, PIBTL एक लॉन्ग टर्म शेयर है। इवेंचुअली ये 200 का होगा, लेकिन ये ग्रेजुअली बढ़ेगा। इसको अगर आप रख सकते हैं तो रख लें, और थोड़ा सा कहीं और कोई गाड़ी वाड़ी बेच के चाहें तो ले लें। सुई गैस मेरे तरफ से बेहतर होगा आपके लिए। गाड़ी बेच दें, कोई बात नहीं, रिक्शे पे चले जाएं, कोई मसला नहीं है। डोंट मगर ये चीज़ें आपको सहारा देंगी। सर, आप कल मैंने एक और बड़ी ख़तरनाक चीज़ पढ़ी, ख़तरनाक भी है और अच्छी भी है, और बहुत अच्छी भी है, बहुत ख़राब भी है। वो ये है कि साइंस के जो तमाम दुनिया के साइंटिस्ट ने कहा है कि जिस स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी पे हम लोग आ चुके हैं, उसमें 2007 में जो बच्चा पैदा हुआ किसी भी डेवलप कंट्री में, वो 104 साल तक ज़िंदा रहेगा एवरेज, और जापान में 107 साल। तो अब हम लोगों को तैयारी ये करनी है कि पाकिस्तान में तो ज़ाहिर अभी एवरेज बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो खाने ही नहीं मिलता, वो ठीक से ग्रो ही नहीं कर पाते, बहुत जल्दी मर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चियों की शादी हो जाती है, उनके बच्चे पैदा होते हैं, मरते हैं, वो भी मर जाती हैं बहुत जल्द बच्चा पैदा कर करके, वो और बात है। लेकिन जो वेल ऑफ तबका है, जो ठीक से खाना वाना खाता है, उसको अब तैयारी करनी चाहिए 100 साल जीने की। जो नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटी अफोर्ड कर सकता है, वो अब 100 साल जी सकता है। इसी लिहाज से आफ्ताब साहब, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, आप, मुझे नहीं पता आपकी क्या उम्र है, लेकिन यू हैव टू नाउ प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिव अप टू 80-90 ईयर्स, और उसके लिए आपके पास जायदाद होना चाहिए। ये PIBTL आपको काम आएगा। गाड़ी बेच दें, PIBTL खरीद लें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, PIBTL तो है आपके पास, सुई गैस भी ले लें, PIBTL को रखें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तारिक साहब, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र जनाब, मैं तो ठीक हूँ। पहले मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें आपने तमाम कंपनी बशमूल की इलेक्ट्रिक वालों का तमाम तजिया पेश किया था। जी जी। कि इलेक्ट्रिक वालों ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, खरबों अरबों रुपए। तो उन्होंने कराची के आवाम को जो बिजली यूज करते हैं उसको क्या रिलीफ दिया? ये के इलेक्ट्रिक से कब हमारी जान छूटेगी, जो उल्टे चीजें बेच कर आवाम का खून चूस। के इलेक्ट्रिक हो या और जो कंपनीज हैं, उनके प्रॉफिट तो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे जो रेट्स हैं वो तो कम नहीं किए, जबकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ से कहाँ गिर गया। फर्नेस ऑयल आज इतना सस्ता हो गया कि ख़ाम तेल से भी सस्ता है। अगर कोई गैस से बनाता है तो गैस की कीमत $18 से घट के $2 की हो गई। कोयले से कोई अगर बिजली बनाता है तो वो 320 से घट के $70 की हो गई है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत कम हो गई इनकी, लेकिन किसी ने रेट कम नहीं किया, पैसा खूब पीटा। लेकिन कराची इलेक्ट्रिक के साथ मसला जनाब ये है, इसीलिए इसका शेयर 8 रुपये से ऊपर नहीं जाता, कि लीकेजेस अभी भी बहुत हैं। कराची के अंदर बहुत बड़ा इलाका है जहाँ अभी भी कानून ठीक से नाफिज नहीं है। डायरेक्ट बड़े बड़े लाइन से लोग नीचे ट्रांसफार्मर लगा के इस्तेमाल करते हैं बिजली,
और कोई बिल नहीं देते। मैं ऐसे ऐसे पूरे पूरे मोहल्लों को जानता हूँ जिसमें हज़ारों घर हैं जो कोई बिल नहीं देते। वो लोकल बदमाशों को वो कुंडे के पैसे देते हैं। शायद उसमें कराची इलेक्ट्रिक के स्टाफ को भी हिस्सा मिलता हो, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक के अकाउंट में वो पैसा जमा नहीं होता। आइए क्लब कॉल से बात करें। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वाल साहब जनाब। हेलो हेलो जी, वहीद बोल रहा हूँ जी फैसलाबाद से। क्या हाल है? जहीर साहब, वेलकम शो सर फ्रॉम फैसलाबाद। अच्छा सर, मुझे ये सिंगर के बारे में बताएंगे, सिंगर का आउटलुक कैसे देखते हैं आप? किसका सर? सिंगर का आउटलुक बहुत अच्छा देखता हूँ जी। ये जो पेल की मैनेजमेंट थी उसमें से कुछ लोग गए हैं सिंगर में और वो उसको पेल की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी राइट लेकर आए, कामयाब हुए और अब माशाल्लाह वो आस्ते आस्ते इम्प्रूव कर रहा है। जो हम इकोनॉमिक हिस्ट्री में इस वक्त हैं, हर चीज़ का टाइम होता है जी। उसमें ये हुआ है कि आप देखिए कि यूरोप के बाद ताइवान, साउथ कोरिया, अब चाइना, मलेशिया वगैरह सब के सब इस स्टेज पे आ गए कि ये जो सिंपल टेक्नोलॉजी की चीज़ है लाइक ट्रांसफार्मर या ये फ्रिज और एसी वगैरह, ये बनाना उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। वह और हायर टेक्नोलॉजी में चले गए। इसलिए पाकिस्तान वेल पॉइज्ड है टू प्रोड्यूस वाइट गुड्स एंड सेल इट इन अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। तो मैं समझता हूँ कि पेल और सिंगर अगर थोड़ी सी मेहनत करें और हमारी सपोर्ट है जैसे कि अभी और रहे, मैं सिंगर और पेल के साथ डॉलेंस को भी बड़ा सपोर्ट करता हूँ, इनकरेज करता हूँ कि पब्लिक पे लेकर आएँ, अपनी दौलत कौम के साथ बांटें आप लोग प्लीज़, और हम आपके साथ हैं। जितना पैसा हमसे चाहिए ले लें आप, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट बनाएं कि कोरिया वाले और चाइना वाले देख के हैरान हो और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और जब हम पाकिस्तान से बाहर जाएं और डॉलेंस को देखें, सिंगर को देखें, पेल को देखें, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाए। प्लीज़ ये करें। यू आर वेरी वेल पॉइज्ड फॉर दिस। यहाँ पे लेबर सस्ता है, लोकेशन आपकी बड़ी अच्छी है, स्टील की कीमतें आजकल बहुत नीचे आ चुकी हैं और ये टेक्नोलॉजी कोई बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी नहीं है। यू हैव ऑलरेडी मास्टर्ड दैट। तो आई सपोर्ट सिंगर एज ए नेशनल कंपनी, आई सपोर्ट पेल एज ए नेशनल कंपनी, आई सपोर्ट डॉलेंस एज ए नेशनल कंपनी, या और भी जो ओरिएंट सब जो हमारी कंपनी हमारे आग के तारा हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी मैं मुल्तान से बात कर रहा था, अली जाफर। मुल्तान से अली जाफर साहब, वेलकम शो सर। हाँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैर मैं खैरियत ठीक हूँ से हैं? हाँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे से। एक तो ये कि मैंने 20 साल पहले कोहिनूर लूम्स के शेयर खरीदे थे। अच्छा जी। तो मैं फिर अब्रॉड चला गया, फिर मुझे पता ही नहीं है उसकी कंपनी का क्या पोजीशन है, जरा सा उसके बारे में बता देंगे। नंबर 2, मेरे पास हबीब बैंक के शेयर हैं और हबीब बैंक के जो शेयर हैं इनका मुस्तकबिल क्या है, जरा सा ये बता देंगे, बड़ी मेहरबानी। कोहिनूर का एक बड़ी कंपनी थी, बहुत पुरानी, और आपने भी शेयर लिया। कुछ एक दो और लोगों को भी मैं जानता हूँ। लेकिन ये जो शुरू में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोग आए, वो ज़्यादातर ज़मींदार तबके के लोग थे, अपने आप को वडेरा ज़मींदार समझते। वो उनको ये कल्चर ही नहीं था उनका कि मिल बांट के खाया जाए। उन्होंने आपको भी अपना हारी या अपना मज़ारीन समझ के आपके पैसे लेके वो बैठ गए, और मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी उन्होंने कोई डिविडेंड वगैरह दिया, और ये इस तरह से आपका पैसा डूब गया है। लेकिन ये कंपनी मौजूद होगी अभी भी, इसकी ज़मीन की बहुत बड़ी वैल्यू होगी। अगर आप उनसे छीनने जाएंगे तो वो आपको छीनने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी वहाँ पे बदमाशी है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की जो कंपनी जिन्होंने लोगों को, आप जैसे लोगों को लूटा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको फोर्स किया जाए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाओ, ताकि आप भी उस पर जाके अपनी आवाज़ उठाएं और कहें कि जी ये मैनेजमेंट हमें चलाने दो, हम चलाएंगे तो हम आपको कमा के इतना देंगे। और या फिर इस कंपनी को लिक्विडेट करो, इसके मशीन को अलग बेचो, इसके ज़मीन को अलग बेचो, और आप लोगों को 100-50 रुपये जो भी इसका बनता है हिस्सा ही आपका वो दें। जहाँ तक हबीब बैंक का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक, सबसे अच्छा बैंक, लेकिन इसकी मैनेजमेंट बड़ी पुअर रही। जब से आगा खान फाउंडेशन ने इसको लिया, सही लोगों को नहीं बैठाया, शुरू के ही जो लोग थे करने वाले वही रहे, और ये बैंक ज़रा स्लो चलता रहा। IPO लाया 235 पे, और बहुत शर्म की बात कि वो गिर के हो गया 180 वगैरह का, लेकिन अब आस्ते आस्ते फिर से 212 की तरफ गया है। कम से कम इसको 235 का तो होना ही चाहिए,
अभी जो रिसेंट मैनेजमेंट है वो अच्छा काम कर रही है, इसलिए आप इसको होल्ड कीजिए। आई क्लाइव का उससे बात करें। सर वालेकुम जनाब। सर फैसलाबाद से कदीर बात कर रहा हूँ। सिद्दीक साहब वेलकम शो सर। सर जैसे नेस्ले है, रेफान मीज है, यूनिलीवर है, इस तरह ये लॉन्ग टर्म शेयर बताएंगे जो 2, 3 साल 4 साल के टारगेट से इस वक्त टी प्राइस पर हो। सर नेस्ले, रेफान, इस तरह की जितनी कंपनी है 3-4 साल के नहीं भाई। सादिक भाई आपको खुशखबरी और बुरी खबर दोनों सुनाता हूँ। वो ये है कि इंशाअल्लाह माशाअल्लाह आप काफ़ी लंबा जिएंगे। अब जिस तरह की साइंस आ गई है, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ख्याल करें तो अब आप 80-90 साल के जीने की तैयारी करें। और ये नेस्ले वगैरह आपको बहुत साथ देंगी। नेस्ले मैंने लिया था 600 पे, आज 7000 का है। हमारे दोस्त शाहिद साहब जिन्होंने कुछ देर पहले फ़ोन किया था, बहुत तजुर्बा रखते हैं, लेकिन उन्होंने ये जब ये इन्होंने 200 पे लिया था और 600 पे बेच दिया था। मैंने 600 पे लिया, आज तक बैठा हुआ हूँ। ये सब को CDC में डाल दिया, कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस तरह के मैं शो करता हूँ मुझे इजाज़त नहीं है कि अब मैं शेयर में ट्रेड कर सकूँ, क्योंकि जिस शेयर का मैं नाम लेता हूँ उस शेयर को ना 6 दिन तक मैं ख़रीद सकता हूँ ना बेच सकता हूँ। बाद में भी प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे पर नोटिस आ सकता है। इसलिए पिछले 8 महीने से मैंने तमाम ट्रेडिंग ख़त्म कर दी है। मैं तो कोई ख़रीदता हूँ ना बेचता हूँ, जो है वो है। और जो पैसा मेरे पास आता मैं अपने फैक्ट्री में लगाता हूँ, उसके शेयर होल्डर हूँ मैं। अभी भी बड़ा तो उस पर ही पैसे लगा रहा हूँ, अपनी ही कंपनी में लगा रहा हूँ। हो सकता है आगे चल के कोई IPO वगैरह भी ले आऊँ, लेकिन फ़िलहाल अपनी कंपनी को हम अपने ही पैसे से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं छोटे मोटे शेयर खरीदूँ और छोटा मोटा शेयर होल्डर बनूँ। हाँ, जो पहले के पड़े हुए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो अपनी जगह पे है, वो CDC में है, उसको मूव नहीं करता मैं। जब तक ये शो कर रहा हूँ आई विल नॉट मूव दो शेयर्स एट ऑल, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। जो अभी नया बना है उस पर बड़ी सख्त पाबंदी है, जेल वेल भी हो सकती है जो ये करेगा कि मैं आज नेस्ले की तारीफ़ करूँ और कल जाके नेस्ले को ख़रीदना शुरू कर दूँ, तो ये एक गैर कानूनी बात होगी। नाज़ी यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टील को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। सिंध गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर करने से इनकार कर दिया। अब कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ को अप्रोच किया जा रहा है इसको टेक ओवर करने के लिए। इन द मीन टाइम वहाँ के स्टाफ का बहुत ही बुरा हाल है। 2015 जून से ये फैक्ट्री बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, क्योंकि गैस इनको नहीं दे रहा, स्वी नॉर्दर्न गैस। वो कहते हैं कि हमारा बिल दो पहले। और इन द मीन टाइम गवर्नमेंट जो इकनॉमिक हमारी गवर्नमेंट जो है ECC इनको सैलरीज दे रही है। अभी उन्होंने 435 मिलियन दिया फरवरी के लिए और 380 मिलियन दिया मार्च के लिए। और लेकिन साथ साथ एक स्टील मिल वालों ने और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने कहा था कि इनके पास 5 बिलियन का स्क्रैप पड़ा हुआ है, वो आप इनको बेचने की इजाज़त दे दें ताकि ये अपने ड्यूज़ वगैरह पे कर सकें। लेकिन ECC ने इसको इनकार कर दिया है। वहाँ पे हालात बहुत ही ख़राब होते चले जा रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही, यहाँ तक कि जो इनके पेंशन और ग्रेजुटी के फंड्स थे वो भी इनको नहीं मिल रहे और लोग बहुत प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करना चाहिए। ये एक वाइट जायंट है, वाइट एलिफेंट हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको मुसलसल हमारे टैक्स के पैसे खा रहा है। इसको जल्द से जल्द प्राइवेटाइज़ किया जाए ताकि ये बर्डन हटे और ये लोग कुछ प्रोडक्टिव काम करना शुरू करें। जो फालतू लोग हैं उनको निकाल दिया जाए और जो अच्छे लोग हैं उनको थोड़े से लोग को रख के इसकी प्रोडक्शन की जाए। और 1 मिलियन टन प्रोडक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आम तौर से 1 मिलियन टन की जो प्रोडक्शन की फैक्ट्री है गल्फ़ में कम से कम 5-6 को मैं जानता था। आखिरी तजवीज़री की जो फैक्ट्री थी 1 मिलियन टन की दमाम में, उसको मैंने फाइनेंस किया था, 2 दफ़ा विज़िट किया। उसमें टोटल स्टाफ 1800 का था, यहाँ कहते हैं कि 24,000 लोग बैठे हुए हैं। तो वहाँ सबको फारिग करें, चाहे वो JLA हो, चाहे नून लीग के वर्कर्स हों या MQM के वर्कर हों, सबको फारिग किया जाए और एक दफ़ा क्लीन अप करके इसको चलाया जाए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब, वसीम बात कर रहा हूँ कराची से। वसीम से वेलकम सर। सर ये गुल अहमद के बारे में बता दें, मुझे कुछ मूवमेंट नहीं हो रही इसमें खास। राइट भी आया था इसका। तो गुल अहमद जनाब वन ऑफ द वेरी ओल्ड कंपनीज ऑफ पाकिस्तान, एक कंपोजिट यूनिट है।
कंपोजिट से मुराद ये होता है कि वो धागा भी बनाते हैं, कपड़ा भी बनाते हैं, कपड़े से गारमेंट बनाते हैं, गारमेंट को से पहले उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं और फिर वो अपनी दुकान आइडियाज़ में बेचते भी हैं, यहाँ भी बाहर भी। तो एक बहुत बड़ा कंपोजिट यूनिट है। जनरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत अच्छी नहीं है। एक बड़ी फैक्टर ये हुआ कि पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई, दूसरे ये कि गवर्नमेंट ने इस पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई और उसकी वजह से बेसिक रॉ मटेरियल जो है हमारे यहाँ महंगा हो गया और इस वजह से ये सेक्टर एज ए होल अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन अलकरम है या गुल अहमद है या निशात जैसे कंपोजिट यूनिट जो हैं, जो अपनी दुकान धागे बनाने से लेके दुकान तक मेंटेन करते हैं, उनकी हालत बेहतर है कदरे कंपेयर टू अदर टेक्सटाइल पीपल। तो आप इसको रखिए, फ़िलहाल थोड़ी सी स्लो डाउन है लेकिन इवेंचुअली इट विल पिक अप। नाज़रीन, आज की एक और जो ख़बर है वो है कि अब IMF का जो प्रोग्राम था जनाब वो ख़त्म होने पे आया। हम लोग अभी तक 11 जो ट्रेंचेस थे यानी 5-5 लाख के वो ले चुके और अब एक आखिरी ट्रेंच रह गया 103 का 12वां ये जो है रिव्यू जारी है और इंशाल्लाह इसमें भी वो कामयाब हो जाएंगे, वो दे देंगे और इस तरह से ये IMF का प्रोग्राम लेने का प्रोसेस ख़त्म हो गया, देने का प्रोसेस रहेगा और इस दौरान भी IMF एक आपके ऊपर ओवरव्यू रखेगा। ये IMF का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अपने ख़र्चे और आमदनी में एक तवाज़ुन रखें, एक गैप रखें ताकि आपकी आमदनी ज़्यादा हो, ख़र्च कम हो, ताकि आप रीपेमेंट के लिए आपकी गुंजाइश हो। और कोई भी लेंडर हो, चाहे मैं किसी को कर्ज़ा दूंगा तो मैं भी उसको ये मशवरा दूंगा कि भाई अपने आमदनी अगर तुम्हारी 10 है तो ख़र्चा जो है 8 रखो ताकि 2 जो बचे वो मुझे रीपे कर सको। नहीं तो तुम तो और कर्ज़े पे कर्ज़ा लेते जाओगे, एक दिन ख़त्म हो जाओगे और मुझे तो पैसे मिलेंगे नहीं वापस। तो IMF कोई स्पेशल कंडीशन नहीं लगाता, हर लेंडर ये कंडीशन लगाता है। कोई भी बैंक हो, कोई भी इंडिविजुअल भी आपको कर्ज़ा देगा तो कहेगा कि अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल में रखो। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कोई कॉलर नहीं है। द बैंकिंग सेक्टर एडवांसेस हैव ग्रोन बाय 8-year high to 7% in the first half of calendar year 2016, led by multi-year low interest rate and improving macros. जो प्राइवेट सेक्टर को एडवांस है फाइनली उसमें हम देख रहे हैं कि इजाफा होना शुरू हुआ है क्योंकि अब गवर्नमेंट में बॉन्ड में पैसा लगाने में इतना फ़ायदा नहीं है। अगर बैंक्स वाकई बैंकर्स बन जाएं, हमारी तरह मेहनत करें, ज़रा सा निकलें सड़कों पे, बहुत यहाँ पे गुंजाइश है। 20% पे आसानी से वो लैंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो अब 6% भी नहीं देता बॉन्ड आपको, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो आप लोग कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार रहे हो, इसको देख के वाकई लगता है कि आपकी आमदनी जो है हराम की है, क्योंकि आप लोग कोई रिस्क नहीं लेते और बैठ के आराम से खाते हो। क्योंकि आम आदमी बेचारा 3-4% पे आपको पैसे दे देता है, उसको आप 14% पे लगा के ऐश करते थे। अब वो अय्याशी ज़रा कम हुई है, अब 3 पे लेते हो, 6 पे लगाते हो, ज़्यादा गैप नहीं रहा। तो अब आपको मजबूरी है कि आप लोग निकल रहे हैं और आप लोगों ने थोड़ा बहुत लेंडिंग शुरू किया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है जो अभी हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है। अभी जो बढ़ा है वो 5.1 ट्रिलियन आपने अब तक दिया है 12% ग्रोथ के बावजूद। तो ये 5.1 इज़ नथिंग। आपको कम से कम यहाँ पे 20-25 ट्रिलियन देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वही जॉब क्रिएट करता है। छोटी छोटी कंपनीज़ के पीछे जाएं, उनसे पूछें उनकी ज़रूरत क्या है, एक्सपेंशन के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे उनको दें ताकि वो तेज़ी से अपना काम बढ़ाएं, जॉब क्रिएट करें और आप लोग भी इसमें ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। आप सिक्योरिटी भी रख लेना, उसके पूरे पर्सनल गारंटीज़ भी ले लें, उनके बीवी बच्चों के जो जेवर है वो भी रख लें और उसके बावजूद वो आपको 20% देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्राइवेट जो आपस में वो क्रेडिट लेते हैं वो 40% पे लेते हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलामुअलैकुम तारिक भाई, शाहिद बनाऊँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम सर। झील पाक के हवाले से बात करनी थी कि मैंने इसके मैनेजर को, कंट्री मैनेजर को फोन किया था अजहर खान को, तो उसने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। उसने यही कहा कि स्टे ऑर्डर हुआ है तो स्टे ऑर्डर जो है वो तकरीबन 8 साल हो गए। ऐसा कौन सा स्टे ऑर्डर कोर्ट का होता है जो चलते ही चला जाएगा? कचरे कुंडी के दिन भी 8 साल के अंदर फिर जाते हैं।
ये कौन सी मनूस आइटम है? इसके मनूस मालकान अपने खिलाफ खुद स्टे ऑर्डर लेके बैठ गए। मेरी गुजारिश है चीफ भाई देखिए, ये इसको फ़ायदा है, ये लेके बैठा हुआ, इसको इस्तेमाल भी कर रहा होगा ये, और इसकी नीयत ये है कि ये पूरे पे कब्जा करके इसको बेच दो, ज़मीन को, बहुत वैल्यूबल ज़मीन है। तो इस हमारे जो कोर्ट वाले क्या कर रहे हैं, विच जस्टिस इज सिटिंग ऑन दिस केस फॉर 8 years, उससे पूछना चाहिए ना। हमारे हाई कोर्ट सिंध के जो हैं चीफ साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ कि प्लीज़ अपना काम करें। हम आपको तनख्वाह देते हैं, किस बात का तनख्वाह देते हैं कि आप फैसला नहीं करते? एक पब्लिक इंटरेस्ट का इतना बड़ा केस आपके पास 8 साल से स्टे ऑर्डर पे चल रहा है। स्टे ऑर्डर 2-3 घंटे के लिए होता है, 2-4 दिन के लिए होता है, 1 हफ्ते के लिए होता है कि चलो पहले हम केस को समझें, फिर हम बात करेंगे, फैसला देंगे। आपसे फैसला नहीं होता तो ये कोर्ट वोट ख़त्म करें, पब्लिक नाइजीरिया जैसा पब्लिक कोर्ट बनाने दे, पीपुल्स कोर्ट, वहाँ 2-4 घंटे में इसका फैसला हो जाएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। वो लोग परवाह नहीं करते कि कौन सा जतोई है, कौन सा शिराजी है, वो फैसला कर देते हैं। आप लोग डरते हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी, मोहम्मद यासीन लाहौर से बात कर रहा हूँ। तारिक साहब कैसे हैं? ठीक है, मैं तो ठीक हूँ सर। अच्छा, गुजारिश ये करनी थी, वो गैलेक्सो के बारे में पूछना था, और दूसरा ये बलोचिस्तान व्हील के बारे में। गैलेक्सो माशाल्लाह वन ऑफ द फ्यू मल्टीनेशनल कंपनीज। ग्लेक्सो मर्ज होते होते बहुत बड़ा नाम हो गया, स्मिथ क्लाइन हो गया, बड़ी बड़े फार्मा थे सब आजकल मर्जर होते होते। इट्स ए गुड कंपनी, कीप इट अप। जहाँ तक बलूचिस्तान व्हील का ताल्लुक है, इसके बारे में कभी हमें कोई खबर नहीं आती। इट्स नॉट इन द लाइमलाइट। आई डोंट नो, ये अलाई के व्हील बनाने की कंपनी थी। आई डोंट नो व्हाट्स इट इज़ डूइंग, आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट। ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट में ख़तरा ये होता है कि आप उसकी कोई टर्नओवर नहीं होती। आप अगर बेचना भी चाहें तो आप बेच नहीं सकते, और ऐसे जो छोटे मोटे इस तरह के लोग मालिकान ऐसा काबू में रखते हैं कि सारा फ़ायदा वो खुद ही उठाते हैं, एंड दे डोंट बॉदर टू गिव एनी शेयर एनी बेनिफिट विद द शेयर होल्डर्स। ये सब कंपनियां ठीक चल रही होती हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं देती बदले में। वो सब अपने रिश्तेदारों को बड़ी बड़ी तनख्वाह, बड़े बड़े मरात और दूसरे एक्सपेंडिचर में पैसे को ख़त्म कर देते हैं और कह देते हैं कि ये प्रॉफिट ही नहीं हुआ। नाज़रीन, एक बहुत अच्छी खबर है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि एडिबल ऑयल सेक्टर को प्रमोट किया जाए, ताकि गवर्नमेंट जो अभी जो हम लोग 2.5 बिलियन का ये खुर्दनी तेल मंगाते हैं, उसको ख़त्म किया जाए। कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल के बाद सबसे बड़ा जो अभी इंपोर्ट है पाकिस्तान का, वो है एडिबल ऑयल। और ये क्योंकि इसमें ये बाहर से आता है और बहुत ज़्यादा इस पर कंजम्पशन है, 12-13 लीटर की पर कैपिटा नीड है। तो अगर लोकल इसको प्रमोट किया जाए तो ये हमारी कॉस्ट ख़त्म हो सकती है। नाज़रीन, एडिबल ऑयल को कहाँ से मलेशिया में आ गया? जब वहाँ पे ब्रिटिश पहुँचे तो उन्होंने ये प्लांट लगाया, और देखते देखते पूरे मुल्क में ये लग गया, और वो आज एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल है। तो पाकिस्तान के भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बड़ी आसानी से ये लग सकता है, अगर इसके लिए थोड़ी सी गवर्नमेंट मेहनत करे। 2.5 बिलियन इज़ ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, डॉलर से ये 2.5 बिलियन डॉलर हम इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं हर साल इस खुर्दनी तेल को मंगाने के लिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है, मंगाना लाजमी है, लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है। इसको बचाया जा सकता है अगर एडिबल ये पाम ऑयल के प्लांट पाकिस्तान भर में लगाए जाएँ, और इसके लिए अगर जो भी खर्च करना पड़े करें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जनाब। हेलो जनाब। वालेकुम जनाब। आपकी बहुत अच्छी बातें मैं सुनता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताया, आपने 2-3 महीने पहले कहा था PIBTL का मैं विजिट करूंगा, तो हमें उसके लिए बड़ा शौक है कि आप हमें बताएं। मैं जनाब विजिट तो नहीं कर सका, लेकिन वहाँ हमारे एक बड़े पोजीशन में रिश्तेदार हैं, वो पॉजिटिव फीडबैक देते रहते हैं कि सब कुछ काम सही हो रहा है। गवर्नमेंट ने को एक कन्वेयर बेल्ट बनाना था जहाँ पे ये है, वहाँ से ट्रकिंग का जो प्लेस है 31 मिलियन पता कितना डॉलर या क्या वो प्रोजेक्ट है, वो लग रहा है। तो एक तरफ कन्वेयर बेल्ट लग रहा है ताकि ट्रक तक वो माल पहुँचे, कोयला वगैरह,
और बाकी काम भी वहाँ पे तेज़ी से जारी है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इंशाल्लाह मार्च वगैरह अगले साल तक ये काम पूरा शुरू कर देगा, उसके बाद आपकी कमाई शुरू होगी। लेकिन इसके बारे में हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये ग्रेजुअली ग्रो करेगा, इंशाल्लाह ये 200 तक का जाएगा। इसी तरह जैसे PICTL एक शेयर है, जब मैं आया तो 60 रुपये का था, आज 300 कुछ का है। ये उसी ग्रुप के लोग हैं, वो कंटेनर का काम करते हैं, ये खुला हुआ माल का काम करेगा। तो इंशाल्लाह ये भी, उसकी भी फ्यूचर ये है। ये ऐसा शेयर है जिसको आप कभी ना बेचिएगा, बच्चों को दे दीजिएगा जाते वक्त, ये अगले 100 साल तक आपको कमा के देता रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। तेज़ी से मैं शेयर्स के बारे में बताता चलूँ जो आज वॉल्यूम लीडर्स हैं। सुई नॉर्दर्न गैस माशाल्लाह 1.45 बढ़ के 21.6 मिलियन का काम हुआ है। 42 सिंपल लॉजिक है, अवेलेबिलिटी ऑफ गैस बढ़ रही है, पंजाब के अच्छे दिन आने वाले हैं और नॉर्थ के, और सब जगह इंशाल्लाह गैस पहुँचेगा, दरख्त कटना बंद होगा तो ये कंपनी भी चमकेगी। TRG पाकिस्तान 36 का हो गया, जिसको लेना है ले, आई डोंट रिकमेंड। दीवान मोटर 17 का हो गया, जिसको लेना है ले, मैं अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करता इसको। सुई साउदर्न गैस में भी 1.37 का इजाफा, 5.7 फुल्ली रिकमेंड दिस, बिल्कुल ले लें इसको। फौजी फर्टिलाइज़र बिन में 51 पैसे का लॉस है आज, 56.75, इसको जो ले सकता है लेके छोड़ दे। ये मुख्तलिफ फूड के बिज़नेस में जा रहा है, इसका फ्यूचर है। एंग्रो फर्टिलाइज़र 66 का हुआ, 38 पैसा गिरा हुआ है, ये 77 तक का शेयर है, इसको ले लें आप। बैंक अल-फलाह में 1.1 का इजाफा, पिछले दिनों गिरा था, आज 26.5 का हुआ, अच्छा बैंक है, इसको आप ले लें। दीवान सीमेंट 16 का है, जिसको लेना है ले ले, मैं नहीं रिकमेंड करता। DJ खान सीमेंट 1.94 प्लस हुआ, 205 बेहतरीन कंपनी। अमीर अली 53.34 का हुआ विद इंक्रीज़ ऑफ 2.54, इसको जितना ले सकते हैं ले लें इस रेट पे। मेपल लीफ 114 ले लें। लाल पील पावर 2150 का है, इसको भी ले लें, इसका 30 का लेवल होना चाहिए नॉर्मल। जहांगीर सिद्दीकी ना लें, 20.6 का है। नेशनल बैंक 60.75 का हुआ, 1.45, इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है अगर ये प्राइवेटाइज हो जाए, और ये जा रहा है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। हाईटेक लुब्रिकेंट 66.6 पे वर्थ वाइल है, ले लें। पाक इलेक्ट्रॉन 66.95 पे वर्थ वाइल है, इसको ले लें। हबीब बैंक 212 का हुआ, इसको कम से कम 235 का होना चाहिए, होगा ये एवेंचुअली लगता है। इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 32 का है, ले लें इसको। यूनाइटेड बैंक 178 का है, ले लें। पाक रिफाइनरी 45 का है, ले लें। अटक रिफाइनरी 303 का है, ले लें। फौजी सीमेंट 37 का हो गया, ये वापस 47 पे जाए, 45 पे जाएगा। पाकिस्तान ऑयल फील्ड में ज़बरदस्त डिस्कवरी हुई है, वो 381 का हो गया, इसको ले लें। इंटरनेशनल स्टील में 41 का हुआ, ये इसको भी ले लें। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।